Hi students, I hope you have done well in your PT examination and the trends are showing that the cutoff will be around 85. So you need not worry about your exact marks. You should more worried about whether you are qualifying in CSET or not. So if you qualify CSET, you stand great chance of qualifying PT. बट अगर हमसे पूछा जाए कि इस वर्ष दिस ईयर कौन सा सब्जेक्ट डोमिनेट कर रहा है तो अनडाउटेडली इट इज़ ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट. एंड आई हैव बीन ऑलवेज प्लीडिंग विथ माय क्लासेस विथ माय स्टूडेंट्स कि भाई ज्योग्राफी इन्वायरमेंट और साइंस का एक सेक्शन बनाओ और यू विल बी गेटिंग 40-45 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्शन और वो तुम्हारे लिए मैजिकल होगा, वही डिटरमाइन करेगा. मुझे आशा है कि आपने ऐसा कुछ किया होगा और आज यू मस्ट बी रीपिंग द बिग हार्वेस्ट एंड आई एम रियली होपफुल दैट द स्ट्राइक रेट ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स विल बी वेरी वेरी हाई दैट मस्ट बीट इवन द प्रीवियस ईयर्स. हमारे हाथ में है क्वेश्चन पेपर, फोटोकॉपी और आज पीटी ख़त्म हुआ और पीटी ख़त्म होने के बाद पूरी दुनिया एनालिसिस कर रही है. So I was also thinking of discussing few questions with you, especially geography and environment. Now something which is unreal, matlab very surprising, that UPSC has started showing bend towards, inclination towards geography again. And all the questions, the way the questions have been organized in the whole पेपर दिस ईयर, ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्योग्राफी अपना कमबैक करने वाला है और बहुत मेजर रोल प्ले करेगा. हरियाणा पीसीएस में भी अगर आप देखोगे जो 5-6 डेज़ पहले हुआ उसमें भी ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चंस स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म जो कि ऑप्शनल के स्टूडेंट ही सॉल्व कर पाएंगे. तो आज के क्वेश्चन पेपर में जो मेरा एनालिसिस है उसमें वही है, अगेन प्रेडोमिनेंस ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट. और दूसरा दो की चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि आप एलिमिनेशन नहीं करके बना सकते हो क्वेश्चंस को, आपको फैक्चुअली कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हिंदू न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है. तो हिंदू न्यूज़पेपर से ही सारे प्रश्न पूछे गए हैं. मैंने कोशिश किया है कि डेट वाइज हिंदू न्यूज़पेपर में कैसे प्रश्न आए वो भी आपको पता चल पाए. तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं. हमारा जो क्वेश्चन का सेट है वो ए है और ए की शुरुआत सबसे पहले हो रही है इस क्वेश्चन से जो आपके सामने स्क्रीन पर है. झेलम रिवर पासेज थ्रू वुलर लेक. इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा कई बार, पढ़ कर के देखिए, स्क्रीन पर है आपके सामने. रामसार कन्वेंशन का जो वेटलैंड का एरिया है भारत में उस लिस्ट से ये क्वेश्चन है. लेकिन इस क्वेश्चन को ये कहना कि वेटलैंड पढ़ने से आएगा तो ये संभव नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में लेक के फॉर्मेशन पर ये प्रश्न है. तो जैसा आप देखोगे सविंदर सिंह की किताब में फिजिकल ज्योग्राफी में लेक के ऊपर में एक चैप्टर दिया हुआ है. हालांकि जीएस वाले बहुत डिफ़िकल्ट है कि इतना कहाँ से पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैंने कहा कि ऑप्शनल वालों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये पेपर लेकर के आ गया है सामने. तो उस चैप्टर से ये क्वेश्चन डायरेक्टली मिल रहा है. जैसे झेलम पासेज थ्रू वुलर लेक, अब हमने भी अपने क्लास में पढ़ाया है कि कैसे पीर पंजाल और जास्कर रेंज के बीच में झेलम रिवर है, कैसे वहाँ पर लैकुस्ट्राइन प्लेन बना, खरेवाज कैसे बना था वहाँ पर, और कैसे वुलर लेक एक ऑक्सबो लेक का एग्ज़ाम्पल है. तो ये मैंने पढ़ाया था क्लास में. अब उसी के बेसिस पे सब कुछ होगा. कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक. कोलेरू लेक के फॉर्मेशन पे मैंने पढ़ाया है आप लोगों को. आपको याद होगा कि कोलेरू लेक एक लैगून था, एक्चुअली वो एक लैगून था
लेकिन गोदावरी डेल्टा के एक्सटेंशन से वो लैगून इनलैंड वाटर लेक बन गया और वो सलाइन वाटर से फ्रेश वाटर लेक हो गया, जो कि आज भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, क्योंकि वुलर लेक श्रिंक कर रहा है ग्रेजुअली। ऑक्सबो लेक को तो एक दिन ख़त्म होना है, तो ऑक्सबो लेक धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है। और ये जो लेक है इसमें कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर है। वैसे ज्योग्राफिकली आप देखोगे तो ये कृष्णा और गोदावरी दोनों के बीच में अवस्थित है, लेकिन गोदावरी की एक धारा इसमें जाती है, तो ये फ्रेश वाटर लेक है और गोदावरी के द्वारा निर्मित लेक है। हालांकि इंटरनेट पे आपको मिलेगा कि ये कृष्णा और गोदावरी के बीच में अवस्थित लेक है, टू विच आई डोंट सब्सक्राइब एट ऑल। तीसरा है मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर, कांवर लेक, जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है बिहार में। तो बिहार का पहला वो था रामसार कन्वेंशन का वेटलैंड जिसको डिक्लेयर किया गया, और बर्ड सेंचुरी भी वहाँ पे है, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा। ये गंडक रिवर के मिएंडर पे है, तो मिएंडर से कैसे ऑक्सबो लेक बनता है या कैसे मार्शलैंड्स बन जाते हैं ये सबको पता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ओनली 2, क्योंकि इसमें जो झेलम रिवर वाला है फैक्ट ये सही है, कृष्णा रिवर वाला गलत मैंने बताया आपको, और मिएंडरिंग वाला ये सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है हमारा पोर्ट्स पे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये कमराजार पोर्ट, ये कमराजार पोर्ट जो है ये एक्चुअली इन्नूर पोर्ट है, जिसका नया नामकरण किया गया है। और चूँकि ये द्रविडियन लैंग्वेज का शब्द है तो हमें भी प्रोनाउंसिएशन करने में आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट कि मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया भी है या नहीं, लेकिन वही इन्नूर पोर्ट है ये। और ये पहला मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, ये बिल्कुल सही बात है, एक पब्लिक कंपनी के रूप में। तो ये हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। अब क्या है कि कितने भी आप पोर्ट्स को पढ़ोगे, कितने भी लोकेशंस को आप पढ़ोगे, लेकिन अगर आप करंट अफेयर से अवेयर नहीं हो तो ये प्रश्न कैसे सॉल्व कर पाओगे आप। तो आपको कॉन्स्टेंटली न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है अगर आप आईएएस बनना चाहते हो। तो ज्योग्राफी में ट्रेडिशनली आप पोर्ट लोकेशंस को पढ़ सकते हो, उनको मेमोराइज कर सकते हो, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट फंक्शंस क्या है, वो किस तरह का पोर्ट है, पोर्ट पे कौन से इंडस्ट्रीज़ लगे हुए हैं, ये सब आप करते हो। लेकिन न्यूज़पेपर में जैसे ही आर्टिकल आता है वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि वहाँ से भी फैक्ट को हम मेमोराइज करें और अलग से फ्रेश नोट्स बनाएं। इसमें भी मुंड्रा पोर्ट के बारे में लिखा है, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट इन इंडिया, वही अडानी साहब का पोर्ट है ये, तो प्राइवेटली ओन तो है ही। विशाखापत्तनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट नहीं है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है नेहरू पोर्ट, नाहवा शिवा पोर्ट भी कहते हैं उसको, मुंबई डॉक के पास है, वो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, करंट अफेयर और फैक्ट्स मिक्स करके हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये तो डेसिडुअस, ये कुछ डेसिडुअस ट्री के ऊपर में है, तो ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी के वेजिटेशन चैप्टर से पूछा गया। अब जीएस वालों के लिए लगेगा कि पता नहीं कैसे इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करा जाए, लेकिन ये बहुत ही आसान प्रश्न है। और ये सारे नाम तो आपको पता ही होंगे, जैक फ्रूट, कटहल, महुआ आपको पता है, रोज़ शराबबंदी में भी लोग मर रहे हैं महुआ पी करके, ट्रैवल एरिया महुआ बहुत फेमस है। और टीक साउथ इंडिया का बहुत अच्छा, ये फर्नीचर वुड माना जाता है, बोट वुड माना जाता है ये। तो टीक है जो 150 सेंटीमीटर रेनफॉल प्लस में ही होगा ये टीक, तो जहाँ भी हाई रेनफॉल एरिया है वहाँ पर टीक होगा। ये डेसिडुअस है, लेकिन मॉइस्ट डेसिडुअस के अंतर्गत आता है ये। और हाउ मेनी ऑफ द एबव आर डेसिडुअस ट्रीज, तो इसमें जैक फ्रूट है, ये डेसिडुअस नहीं है क्योंकि इसके पत्ते सालों भर हरे रहते हैं। कटहल आपने देखा होगा सालों भर हरा रहता है। तो जैक फ्रूट एक ऐसा ट्री है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी मिल सकता है, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी मिल सकता है। जो तमिलनाडु का सीएच टाइप क्लाइमेट का जो एरिया है, ईस्टर्न कोस्ट का जो एरिया है, कोरोमंडल क्लाइमेट है, वहाँ भी जैक फ्रूट मिलता है। तो ये इसमें
ये गलत हो जाएगा। जैक फ्रूट इज़ नॉट डेसिडुअस ट्री, ये तो ड्राई एवरग्रीन टू एवरग्रीन कैटेगरी में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया दैन चाइना। इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया दैन चाइना, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि भारत में लगभग 15.6 लाख मिलियन हेक्टेयर, 6 लाख वर्ग किलोमीटर में आप लगा लो, मिलियन हेक्टेयर भी छोड़ सकते हो, तो 15.6 लाख में एरेबल लैंड माना जाता है। यानी भारत का लगभग 48% लैंड जो है वो एरेबल है, और हमसे अधिक सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स है जो 15.7 पर है। तो हम तो भाई चाइना से काफ़ी ऊपर हैं इस मामले में। तो इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना, ये सही है। प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना, ये भी सही है। प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया, बिल्कुल सही है ये। इंडिया में 30% 35% जो एरिया है वो परमानेंट इरिगेशन के अंतर्गत है। इसके अलावा भी 30% एरिया है जो सेमी परमानेंट इरिगेशन के अंतर्गत आता है। तो भारत में इरिगेशन में भारत चाइना से काफ़ी आगे है। इसमें भी ओनली 2 होगा, क्योंकि द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडिया इज़ हायर दैन चाइना, ये तो निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो चाइना का ही हाई है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पर हेक्टेयर ईल्ड। तो पर हेक्टेयर ईल्ड चाइना में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी कम होने के बावजूद वहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, और इंटेंसिव एग्रीकल्चर के साथ साथ वहाँ पर जो भी मॉडर्न इनपुट्स और टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड्स। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने देखा था अभी कुछ देर पहले। ये नौपाड़ा तो आंध्र प्रदेश में है, ये भी न्यूज़पेपर में आया हुआ था वैसे, लेकिन रैन ऑफ कच्छ ही होगा, क्योंकि इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से कोलाइड किया तो अरेबियन सी बेसिन में सबडक्शन हुआ है, और उसके बाद फिर जो हमारा पेनिनसुला है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ टिल्ट किया हुआ है, और थर्ड फेज में फिर से पेनिनसुला ईस्ट की तरफ टिल्ट करता है, जिसको हम देख सकते हैं कि जो ग्रेट फॉल्ट लाइन है वो पैरेलल है बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट का। तो ये 3 फेज में सबडक्शन हुआ है उस वेस्टर्न कोस्ट का, इसके कारण वहाँ पर कई बार सी लेवल में चेंज हुए। तो रैन ऑफ कच्छ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और जो रैन ऑफ कच्छ में कच्छ का एरिया है ये आइलैंड भी था पहले, क्योंकि जो इंडस रिवर है वो गल्फ ऑफ कैम्बे में जा रही है, तो कच्छ एक आइलैंड की तरह दिखता था। तो इस आइलैंड के ऊपर में कई बार ये पानी के अंदर और पानी के ऊपर आते रहा है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो यही है, रैन ऑफ कच्छ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इल्यूमिनाइट एंड र्यूटाइल। र्यूटाइल तो होता है TI, टाइटेनियम का ओर है ये, और टाइटेनियम का ओर है, और इल्यूमिनाइट भी टाइटेनियम का ओर है, लेकिन इसमें FeO की मात्रा पाई जाती है। तो इल्यूमिनाइट और र्यूटाइल दोनों ही उसी ग्रुप का है और टाइटेनियम का ही ओर है। तो क्वेश्चन क्या है ये, इल्यूमिनाइट एंड र्यूटाइल एविडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया आर रिच सोर्सेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो टाइटेनियम है, ये भारत में लगभग 42% मालाबार कोस्ट पर मिलता है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको मैरीन रिसोर्स में पढ़ाया हुआ है, जहाँ पर मैरीन रिसोर्स ओशनोग्राफी में, जहाँ पर मैंने टाइटेनियम और इल्यूमिनाइट दोनों शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, और इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मालाबार कोस्ट का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं नंबर 7। तो 7 में है, 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट, ए मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर में कोबाल्ट बैटरी में प्रयोग होता है उसका। आजकल इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स आ रहे हैं, टाटा ने भी जो किया है, तो उसके प्रोडक्शन से रिलेट कर दिया। तो जो करंट में भारत में चल रहा है कि भाई हमारे पास कोबाल्ट बड़ी मात्रा में होनी चाहिए और कोबाल्ट का इंपोर्ट होना चाहिए भारत में, तो भारत कहाँ से कोबाल्ट
इंपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब आ रहे हैं बाज़ार में, और गडकरी साहब ने 2027 तक तो घोषणा ही कर दी है कि ऐसा कुछ होने वाला है, मिरेकल होने वाला है। तो इसमें आप देखो कि कटंगा प्लेट्यू मैंने वर्ल्ड मैपिंग में करवाया हुआ है, अगर हमारे यूट्यूब पे भी फ्री वीडियोस में है, तो उसमें कटंगा प्लेट्यू है। ये कटंगा प्लेट्यू का नॉर्दर्न पार्ट ज़ायरे में पड़ता है। ज़ायरे का ही नया नाम है, DRC कहते हैं इसको, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहते हैं। तो इस पार्ट में ही है ये सब कोबाल्ट, जबकि इसी कटंगा प्लेट्यू के साउदर्न पार्ट में डायमंड मिलता है, और बोट डायमंड का वो बड़ा सेंटर है जो बोत्सवाना में है। तो कई बार लोग यहाँ इसमें जानबूझ करके देखो ऑप्शन दिया गया है बोत्सवाना और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जबकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोत्सवाना के कंपैरिजन में कम से कम 13 to 17 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन वेरी करेगा ना हर वर्ष, और जो सेकेंड नंबर का कोबाल्ट प्रोड्यूसर कंट्री है इस दुनिया में, उससे 13 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है ये DRC। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न की आवश्यकता नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन? कॉन्गो बेसिन में तो ज़ायर आता है, वही पुराना DRC और कई सारे कंट्रीज़ का क्लस्टर। कैमरून इसका सही उत्तर होगा। देखो, अब इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको GC लियोंग में जो क्लाइमेटिक मैप दिए गए हैं, उस क्लाइमेटिक मैप को देखना होगा। उसमें आप देखोगे घाना, तो घाना के चारों तरफ आप देखोगे तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन घाना में दिखा रहा है सवाना। वैसे ही दिखा रहा है कि कैमरून के नीचे बिल्कुल सवाना जैसा क्षेत्र है, लेकिन कैमरून में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। तो देखो क्वेश्चंस कैसे निकालता है। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन पावर है, आपका जो मैप देखने का जो कंसंट्रेशन है, उसको बहुत अच्छा रखा करो। ये क्वेश्चन GC लियोंग से ही माना जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, और यहाँ देखिए ये है अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज। अमरकंटक हिल्स आर द कॉन्फ्रेंस, नहीं भाई, विंध्या और सह्याद्री। सह्याद्री तो वेस्टर्न घाट है, विंध्य कहाँ चला गया? तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है बिल्कुल, ये तो कोई भी कर देगा। और ये जो बिलिंगिरिंगरंगम हिल्स है, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज है, ये भी गलत है, क्योंकि ये रेंज का सतपुरा से कोई कनेक्शन नहीं है। और शेषाचलम जो है ये तो आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब ये हो रहा है कि तीनों ही गलत है, नन। अब शेषाचलम से मुझे कुछ याद आ रहा है कि ये सैंडलवुड के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ पर वो सैंडलवुड पायरेसी का, स्मगलिंग का एक बड़ा इल फेम्ड एरिया है ये शेषाचलम। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें है ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ टू सूरत। अरे सूरत कहाँ है भाई? ये तो साउथ में है। ये सारे क्वेश्चन तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल मैपिंग है इसमें। और ये ट्राईलैटरल हाईवे जो है वो, ये ट्राईलैटरल हाईवे तो म्यांमार से निकल के थाईलैंड जाती है। मणिपुर, मोरे तो सही है, लेकिन चियांग माई नहीं है, ये चियांग माई गलत है, चियांग माई नहीं जाती है। मुझे इसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन चियांग माई नहीं जाती है ये। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी। वाराणसी नहीं, कोलकाता। तो कोलकाता से कनेक्ट, तीनों ही गलत है, ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो ये सिंपल मैपिंग से, और वही न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, करंट अफेयर देखते रहिए, मैप लेकर के बैठिए अखबार को, और आप समझिए इस बात को कि IR के पेपर में भी, IR भी अगर आप पढ़ रहे हो तब भी मैप लोकेशन का सिग्निफिकेंस है। और जब भी कोई इवेंट होता है, या कोई कहीं भी कोई जोन ऑफ कन्फ्लिक्ट है, कहीं कोई कॉन्फ्रंटेशन है, कहीं कोई फैमीन है, कहीं कोई नेचुरल डिज़ास्टर का केस है, कहीं कोई कमीशन की मीटिंग हो रही है, कहीं कोई समिट है, मैप लेकर के बैठा करो।
और सब लोकेट करो, और मैप पर भी अपना नोट्स बनाना कितना ज़रूरी है ये आप समझो इस बात को। इसमें कोई टीचर, कोई कोचिंग कभी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो रेगुलरली न्यूज़पेपर को लेना, उसके इवेंट्स को देखना, इवेंट्स के लोकेशंस को देखना, ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। पिछले 8 साल से यही ट्रेंड चल रहा है। हालांकि लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, और इतिहास और समाजशास्त्र ही पढ़ने में बहुत सारा समय उनका निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है ये। भारत में कोल से ही तो सारा थर्मल प्लांट ही तो है, इसमें सोचना ही नहीं है। और दूसरे पे आते हैं, यूरेनियम इनरिच टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं भाई, 60% के बाद तो ये न्यूक्लियर वॉरफेयर में यूज़ होगा। 20% से कम इनरिचमेंट करने पर एनर्जी प्राप्त करता है। 2 से 3% भी अगर आप इनरिचमेंट करते हैं तब भी आपको एनर्जी मिलने लगता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगा। आंसर तो टिक मार्क किया हुआ है ही, आप इसको देखिए। स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। इनके फॉसिल्स मिलते हैं लेकिन मार्सुपियल नहीं मिलते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वेलेस लाइन, अगर प्लांट एनिमल किंगडम का डिस्कशन याद हो, ऑप्शनल वाले को विशेष करके, तो वेलेस लाइन बाली से निकलती है, जापानीज आइलैंड से होकर बाली से निकलती है। तो वॉट एवर लाइज ईस्ट ऑफ वेलेस लाइन वो मार्सुपियल वर्ल्ड है। और वेलेस लाइन के जो पश्चिम में है, यानी बाली से जो पश्चिम के कॉन्टिनेंट्स है, उसको हम लोग प्लेसेंटल वर्ल्ड कहते हैं। तो भारत प्लेसेंटल वर्ल्ड में है। प्लेसेंटा मतलब वो जो नाभि मदर से कनेक्ट करता है ना बेबीज़ को, जैसे गाय, हम लोग प्लेसेंटल हैं। तो इस तरह से है ये। मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन मोंटाने फॉरेस्ट। इसको माउंटेन फॉरेस्ट भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मोंटाने ही उचित शब्द है। मोंटाने ग्रासलैंड्स विथ नो प्रेडेटर्स। अरे भाई, बिना प्रेडेटर के कैसे इकोसिस्टम हो सकता है? पहले तो यहीं पकड़ लो। और ओनली जहाँ पे लगा हुआ है तो समझो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। तो सिर्फ अब जैसे मार्सुपियल से अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, तो वहाँ जो कंगारूज़ हैं तो वो तो ड्राईलैंड्स में मिलते हैं। वहाँ का जो साउदर्न पार्ट है उसको कहते हैं मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट था, लेकिन वो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट को वहाँ के लोगों ने साफ़ कर दिया, डिफॉरेस्टेशन किया, तो वहाँ पे स्क्रब्स बन गया है, स्क्रब लैंड है, उसको कहते हैं मैली स्क्रब। और मैली स्क्रब का जो एरिया है वहीं पर कंगारूज़ मिलते हैं सबसे ज़्यादा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत दिख रहा है। कॉमन सेंस से भी इसको आप सही कर सकते थे। मार्सुपियल पे मैंने इसको क्रॉस कर दिया, एक्चुअली ये सही है। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैंने एक्सप्लेनेशन सही दिया था, गलती से टिक मार्क कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जो है इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट लिस्ट या ग्रुप भी उसको कहते हैं, दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डेटाबेस बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये तो IUCN ही है, इसमें IUCN यही है इसका सही उत्तर। ये भी देखो न्यूज़पेपर से आया हुआ है, और ये शायद जून वाले हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्चुअल है, इसमें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी रिलेटेड है इन्वायरमेंट से, क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से, बायोडाइवर्सिटी से, वो सारे समिट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को जो UN के अंडर फंक्शन करते हैं, जितने भी कमीशंस बनाए गए, उसका लिस्ट बना करके रट जाओ, क्योंकि चारों तरफ बस यही चल रहा है। और इसके लिए हमने स्पेशली बुकलेट भी प्रोवाइड किया हुआ है। और जितने भी रियो, क्योटो सारे समिट्स हुए, उसको बिल्कुल स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से पूरा फ्रेंच तक, पेरिस तक पूरा एक सीक्वेंस बना करके उसको रटने की आवश्यकता है, समझने की भी आवश्यकता है। क्योंकि मैंने इसी पेपर में देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस फिर वही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, फिर वही बायो रिमेडिएशन, इस तरह के प्रश्न फिर पूछे गए। तो क्वेश्चंस लगातार उसी सेक्टर से पूछे जा रहे हैं।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और इस प्रश्न में देखते हैं कि क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग फौना, फ्लोरा फौना। तो फ्लोरा और फौना में अर्थ क्या है, मैंने कई बार समझाया है कि फौना का मतलब होता है जो इंडेमिक स्पीसीज़ हो, जो अपने नेटिव प्लेस का, अपने हैबिटेट का, जो अपने ही नेचुरल इकोसिस्टम का प्रोडक्ट हो, वो फौना होता है। अब इसमें लिस्ट में देखते हैं तो लायन टेल मैकेक है, ये तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के कैनोपी में रहता है, स्पेशली वेस्टर्न घाट वाले एरिया में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं आप उसको। मालाबार सीवेट है, ये तो मालाबार की तरफ रहता है, ये आपका केरल में, केरल के पास हो गया ये। सांबर डियर राजस्थान। तो प्रश्न ये है कि नॉक्टर्नल इसमें कौन है जो सनसेट के बाद, नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचर, तो इसमें सांबर डियर तो रात को घूमेगा ही, क्योंकि दिन में डेजर्ट में इतनी गर्मी होगी, तो ये तो नॉक्टर्नल है ही, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो। और दूसरा है ये मालाबार सिवेट, ये भी नॉक्टर्नल है। लायन टेल्ड मैकेक क्यों नहीं नॉक्टर्नल होगा, उसके पीछे का साइंस भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो ऊपर कैनोपी में रहता है। अब कैनोपी में रहता है, क्यों रहता है, सनलाइट के लिए रहता है। रात को अंधेरे में, वैसे ही रेन फॉरेस्ट बिल्कुल डार्क है, तो वो दिन में ही वो अपने फूड के लिए या जो भी है रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वैगल डांस। वैगल डांस कौन करता है भाई? हनी बीज, यहाँ पे उत्तर पहले से टिक मार्क किया हुआ है। तो ये क्या करना है आपको हम समझाते हैं। इस तरह के जो भी प्रश्न आ रहे हैं ये एनिमल किंगडम से आ रहे हैं। अब क्या करना है कि एक लिस्ट है, बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में भी आपको लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ कौन कौन से हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ कौन कौन से हैं, और वल्नरेबल स्पीसीज़ कौन कौन से हैं, ऐसे करके पूरा लिस्ट बना हुआ है। तो उस लिस्ट में जितने भी एनिमल्स का या फौना का जो भी नोमेनक्लेचर आपको मिले, नाम मिले, उस पर थोड़ा रिसर्च करिए, उनके बेसिक ट्रेट्स को, बेसिक कैरेक्टर को समझने का, उसके बिहेवियर को, उसके फंक्शनिंग को समझने का कोशिश करिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा यही है कि आप हिंदू न्यूज़पेपर के संडे वाले एडिशन को लगातार पढ़ते रहिए 1 साल तक। पिछले वर्ष के जून वाले न्यूज़पेपर से भी कई प्रश्न आए हुए हैं, 2 प्रश्न तो निश्चित रूप से आए हुए हैं। आगे चलते हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। लगातार ही ज्योग्राफी का प्रश्न बना हुआ है और ये मशरूम के ऊपर में है, और सब मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। देखो ये हाइड्रोपोनिक्स आजकल बहुत चल रहा है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है आपको पता होगा कि जल में ही कृषि कैसे की जाए। तो हाइड्रोपोनिक्स में मशरूम सबसे सक्सेसफुल है कल्टीवेशन के दृष्टिकोण से, और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि मशरूम अर्बन एरियाज़ में बहुत बड़ी मात्रा में सप्लाई हो रहा है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और स्मॉल फार्मर्स के लिए, मार्जिनल फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा बून है ये, वरदान है ये। इसलिए क्वेश्चन शिफ्ट हो जाता है यूपीएससी का कि भाई मशरूम पे ही क्यों पूछा। जैसे इसमें एक और क्वेश्चन वेरी हाईली प्रेडिक्टेबल है, वो है एल्गी पर, एल्गा कल्चर पे। तो आप देखोगे पिछले कुछ वर्षों में एल्गा कल्चर पे प्रश्न आए, इस बार हाइड्रोपोनिक्स पे प्रश्न आ गए। तो कोई ना कोई क्वेश्चन आते रहता है जब भी एग्रीकल्चर में कुछ नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कोई भी चेंज होगा, तो ये सब चीज़ें बदलती रहती है। इसमें चारों स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 एब्सेंट है, जबकि 17 क्वेश्चन नंबर जो है वो ज्योग्राफी से ही आया हुआ है, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता है कि 15-16 तक है फिर बीच में कोई और प्रश्न आ गया। थोड़ा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन इस प्रश्न को हम पढ़ देते हैं आपके लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वैरल्स। इंडियन स्क्वैरल्स पे है गिलहरी, और राम जी का जो लाइन खींचा रहता है गिलहरी। दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड गलत, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तो ऊपर में बनाएगा ना, पेड़ के ऊपर में, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया।
दूसरा स्टेटमेंट है दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, ये सही है, उनका स्टोरेज होता है, रहते ऊपर हैं स्टोरेज अंदर करते हैं। दे आर ओमनीवोरस, अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि जो हमारा जो ये घरेलू जो स्क्वैरल है जिसको आप देखते हो, ये एक्चुअली ओमनीवोरस नहीं होता है, ये ओमनीवोरस होता है, सॉरी, ओमनीवोरस होता है। और जो जायंट स्क्वैरल होता है, जो बड़ा वाला स्क्वैरल होता है ना, जो रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, ये हर्बीवोर होता है। तो इस क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूज़न, लेकिन इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन है कि भाई दे आर ओमनीवोरस, तो इंडियन स्क्वैरल इन जनरल बात चल रही है। इंडियन स्क्वैरल का आप नेट पे देखोगे तो 2 वेराइटीज़ उसमें भी दिखाया गया है, लेकिन कॉमनली हम लोग मान सकते हैं कि दे आर ओमनीवोरस। अब इस प्रश्न का सही उत्तर यूपीएससी ही जानती होगी, क्योंकि मेरे अनुसार जो जायंट स्क्वैरल्स हैं वो ओमनीवोर नहीं होते हैं, वो हर्बीवोर होते हैं। तो इस प्रश्न को हमने यूपीएससी के लिए ही छोड़ दिया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, और क्वेश्चन नंबर 18, सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर एबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब 100 डिग्री से ऊपर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है। जैसे बैक्टीरिया पर, आप बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले लो, तो बैक्टीरिया 100 डिग्री से ऊपर होता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको अर्थ के इंटीरियर में भी पढ़ाया था कि अर्थ के अंदर में एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, जहाँ पे टेम्परेचर 500 तक मिल सकता है, वहाँ भी बैक्टीरिया ज़िंदा मिलता है। तो ये 100 प्लस में तो मिलेगा ही, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विथ टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ पोलर एरिया में। अगर आपको सॉइल का चैप्टर याद आए तो उसमें मैंने माइक्रो बायो एक्टिविटी के विषय में बात किया था। तो जो पोलर एरियाज़ में जहाँ पर कोनीफेरस ट्रीज़ हैं, जहाँ पॉडजोल सॉइल मिलता है, वहाँ पर तो फ्रीजिंग पॉइंट है, सब जीरो टेम्परेचर है। तो उस सब जीरो टेम्परेचर में भी बैक्टीरियल एक्टिविटी होता है, कम होता है, लेकिन बैक्टीरिया तो होता है वहाँ पर, और उनका ग्रोथ भी होता है, विकास भी होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट विथ pH बिलो 3 डिग्री, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ भी लीचिंग हो रहा है सॉइल में, वो सारे सॉइल, जैसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में जो सॉइल होता है वो हाईली एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक कंडीशन में भी माइक्रो बायो एक्टिविटी संभव है। ऑल तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। अब 19 नंबर पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन तो एब्सेंट है, हम आपके लिए पढ़ देते हैं, हमारे पीपीटी पे नहीं आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए टूल विथ ए स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम ए होल इन ए ट्री और ए लॉग ऑफ वुड? फिशिंग कैट, ओरांगटान। तो आप इसमें स्लोथ बियर, इसमें आप ऑप्शंस देखो, ये वही है कि आप एनिमल किंगडम के बिहेवियर को अच्छे से स्टडी करना है और हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ते रहना है। 2 ही रास्ता है। एक मैगज़ीन आती है साइंस रिपोर्टर, तो साइंस रिपोर्टर या डाउन टू अर्थ मैगज़ीन, उसमें कई बार कुछ ऐसे विषयों को लिया जाता है, तो आप और भी कुछ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। कोई भी टीचर कभी नहीं पढ़ा सकता है, और कोचिंग के मटेरियल हर बार फेल करेंगे। आप हर बार सोचोगे कि मैंने कोचिंग में पैसा दिया, मुझे क्या लाभ मिला। तो कोचिंग का मेन लाभ क्या होता है कि आपको गाइडेंस, आपको सहारा, आपको डायरेक्शन, आपके सामने एक्सपोजर है हर चीज़ का, आपको मोटिवेशन, आपको लगातार एक व्यक्ति से कनेक्ट होकर के रहना, आपके लिए इंस्पिरेशन, यही सब है। कोचिंग में आप अपने राइवल्स को पाते हो, वहाँ उनके साथ कंपटीशन आपका होता है। टेस्ट सीरीज़ में अपने आप को जज कर पाते हो। ओके, क्योंकि एक बहुत अजीब सा ट्रेंड है कि जो भी पाया वो कोचिंग वालों को भला बुरा कहना शुरू कर देता है। फिर ये भी कहता है कि भाई वहाँ पैसा लेता है, तो अरे भाई पैसा तो प्रोफेसर भी लेते हैं, सरकार से लेते हैं, आपसे नहीं लेते हैं। वो आप ही का पैसा है, सरकार कहाँ से लाती है? आप ही के पैसे को टैक्स पेयर का ही पैसा देती है ना। और आप कुछ भी करते हो इस दुनिया में, पूजा करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको बिना अर्थशास्त्र के कैसे, खैर छोड़ो, कंट्रोवर्शियल बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग
एरोसोल, फोम एजेंट्स, फायर, ये तो पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट से प्रश्न है। इसमें है इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द एबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। अरे HFC पूछ रहा है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। और ये क्वेश्चन भी आपको मैंने जब क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाया होगा तो हमने वाटसन रिपोर्ट पढ़ाया होगा, और वाटसन रिपोर्ट में मैंने एक लिस्ट दिया था जिसमें कि सारे ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और बाकी सब का एक पूरा डिस्कशन था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लगातार 20 प्रश्न आए हैं ज्योग्राफी से, और कुछ प्रश्न आप कह सकते हो कि एनवायरनमेंट से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। ये तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लिया मैंने। कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही है भाई, सारा समस्या ही तो CO2 से रिलेटेड है। जितना फॉसिल फ्यूल्स का हम लोगों ने यूज़ किया उतना कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब इसी में मुझे लगता है कि क्वेश्चन आया भी है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से। तो कार्बन को कैप्चर करना, उसको फिर से माइंस में डिपॉजिट करना, उसको लिक्विड फॉर्म में डिपॉजिट करना, कार्बन सिंक जोन को बनाना, ये सारे जो प्रयास चल रहे हैं इस पे आपको तो पढ़ना ही है। और जैसा मैंने बताया कि जितने भी अर्थ समिट्स हो रहे हैं, क्लाइमेट समिट्स हो रहे हैं, उनको पढ़िए तो आपको इस तरह के प्रश्नों का उत्तर मिलता चला जाएगा। और यहाँ पर कार्बन मार्केट्स ट्रांसफ़र रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। प्राइवेट सेक्टर को इन्वामेंटल कॉस्ट पे करना होता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर जब काम करती है, जैसे अब ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में अडानी साहब को जिम्मेदारी दी गई थी, तो ये पूरा टूल किट एक्टिव और सब कुछ हुआ। आपको पता ही है कि अडानी के अगेंस्ट भी प्रोपेगेंडा चला, और अच्छी बात है अडानी साहब फिर से राइज पे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा कुछ, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीज़न दिया अडानी के ऊपर में। चलिए, पॉलिटिकल बातें हैं, बहुत लोगों को आजकल पॉलिटिकली उनका इंक्लिनेशन है और उस इंक्लिनेशन से वो बाहर नहीं निकलना चाहते, अपने फैक्ट में ही लगे रहते हैं। हाँ जी, फिर ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये बड़ा ही यूनिक प्रश्न है, ये इसको मैंने स्पेशली मार्क करके रखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो लोग कह सकते हैं कि भाई नाइजर सीड्स पे है तो ये चलो MSP पे है, तो MSP तो ज्योग्राफी में भी है, लेकिन MSP हम लोग इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं, ये सत्य है। तो ये जो नाइजर सीड्स है, तिल जैसा होता है ये, तो ये जो सीड्स है ये तो इकोनॉमी से प्रश्न आया हुआ है। लेकिन मुझे ये बताओ कि नाइजर्स ये जो कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप, ये तो ट्रूली ज्योग्राफी से है, इकोनॉमिक्स में कैसे कोई पढ़ा सकता है ये? इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चंस बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी हो चुका है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब सब ट्राइबल पीपल, अरे भाई ट्राइब अब कहाँ पढ़ोगे आप? तो आपको कहीं न कहीं ज्योग्राफी की आवश्यकता पड़ेगी, और इसमें खरीफ क्रॉप है, ये बिल्कुल सही है। तिल है। अगर आप मगध क्षेत्र से आते हो या गया से आते हो तो आपको सबको पता रहता है कि वहाँ पे तिल की खेती का बड़ा एरिया है, और तिल की खेती कब होती है। और ये ट्राइबल पीपल इंडिया यूज़ नाइजर सीड्स ऑयल फॉर कुकिंग, ये भी बिल्कुल सही है। पूरा झारखंड से लेकर के छत्तीसगढ़ तक का जो एरिया है वहाँ पे इसका। तो चलिए, ये ऑल थ्री, तीनों ही करेक्ट है इसमें। और इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक लंबा जंप है। तो 38 में है कम्युनिटी रिजर्व पे कुछ बात चल रही है यहाँ पे शायद। वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज ए कम्युनिटी रिजर्व, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द। अब ये कुछ ना वाइल्ड लाइफ एक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ एक्ट, ये सब चीज़ों को पढ़िए, और इन्वामेंटल एजुकेशन, इन्वामेंटल अवेयरनेस, इन्वामेंटल लॉज, इस तरह से 3 चैप्टर निकालिए और तीनों चैप्टर का गहन अध्ययन करिए। तीनों चैप्टर हमारे ऑप्शनल में भी है, उसमें मटेरियल भी दिया जाता है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आंसर सामने दिख रहा है आपको, ओनली 3। आगे चलते हैं इस प्रश्न से, क्योंकि ज्योग्राफी के इतने प्रश्न हैं कि मुझे बहुत। विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स in recirculating aquaculture system, consider the following statements. Biofilter provide waste treatment by removing unbitten fish. ये वही सब environment से related questions हैं। आगे चलते हैं और बायोफिल्टर्स के चैप्टर पे आप पढ़िए, देखिए क्या है, क्योंकि ये प्रश्न लगभग हर वर्ष पूछा जा रहा है। एक ही टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, IPCC रिपोर्ट और जितने समिट्स जो मैंने आपको बताए उसमें आप पढ़िए, नोट्स बनाइए और अच्छा करिए। ये क्वेश्चन है जो कि साइंस एंड टेक वाले लोग भी इसको लेना चाहते हैं अपने अंदर में, लेकिन ये क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा किसी को, क्योंकि इसमें जो सेफिड्स होते हैं, ये सेफिड्स जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट नहीं, ये तो होता है आपका नेबुला, ये तो नेबुला है। नेबुला ही जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस होता है, इसमें बहुत सारे कॉस्मिक पार्टिकल्स होते हैं। और ये सेफिड्स होते हैं स्टार विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली। मैच द फॉलोइंग तो नहीं है, नहीं ये नहीं, स्टार्स विच ब्राइटन एंड डिम पीरियड, ये सेफिड्स होते हैं। पल्सर तो कोर होता है स्टार के टूटने के बाद, भाई न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल। हाँ, तो ये पल्सर, तो ये दोनों तो गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गया, तो पल्सर सही है, ओनली 1। आगे चलिए, क्वेश्चन साइंस टेक वाले को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। अब ये तो भाई अब इंडियन स्पेस प्रोग्राम है हमारे ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में, लेकिन आगे चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्क्यूरी पॉल्यूशन। पॉल्यूशन चैप्टर तो इन्वायरमेंट में भी है, ज्योग्राफी में भी है, मर्क्यूरी पॉल्यूशन पार्टिकुलरली। अरे भाई इतना कैंसर हो रहा है ना कि आजकल ये बहुत चर्चा में है मर्क्यूरी पॉल्यूशन, और इसमें देखना है कि कौन सा सही है। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज ए सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। अब गोल्ड के वेन से मर्क्यूरी निकलता है, ये तो सही स्टेटमेंट है। कोल बेस्ड थर्मल प्लांट कॉज मर्क्यूरी पॉल्यूशन, थर्मल प्लांट से मर्क्यूरी निकलता है, बिल्कुल सही है। देयर इज़ नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी। क्या मर्क्यूरी सेफ लेवल क्या है मर्क्यूरी का, ये अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन तो साइंस एंड टेक से है, लेकिन ये भी सही है, तो ये तीनों ही सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 60। विथ रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रो, देखो ग्रीन हाइड्रोजन पे क्वेश्चन आ ही गया, और इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। अरे भाई इंटरनल कंबशन तो होगा ना, मोटर व्हीकल चलेगा कैसे, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। ऑफ कोर्स ग्रीन फ्यूल को, ग्रीन हाइड्रोजन को अल्टरनेटिव माना जा रहा है। मैंने ऑलरेडी अडानी साहब के बारे में कुछ बात कर दी है। इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ऑब्वियसली हाइड्रोजन फ्यूल सेल अल्टरनेट सोर्स है, हमारे यहाँ इसका निर्माण हो रहा है। बायोफ्यूल सेल्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, सोलर फ्यूल, सोलर सेल्स या सोलर वोल्टाइक सेल्स या फोटो सेल्स, इस तरह का बहुत सारा प्रयोग चल रहा है भारत के अंदर में। ये सब आपको पढ़ना है, सब आप कोशिश करिए। इसमें आंसर ऑलरेडी टिक्ड आउट है, ऑल द 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ द एबव मेंशन कंट्रीज। यूक्रेन के बॉर्डर से कौन कौन सट रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, ये तो कई बार पॉइंट आउट किया गया कि आप इसको देखिए। The soil in tropical rainforest is rich in nutrients. Soil in tropical rainforest is rich. ये तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हेवी रेनफॉल, इसका मतलब है कि प्रिसिपिटेशन इज मोर देन इवेपोट्रांसपिरेशन।
और अगर प्रिसिपिटेशन ट्रांसपिरेशन से या लॉस ऑफ वाटर से, इवेपोरेशन से ज़्यादा है, तो यहाँ पर होगा लीचिंग। और अगर लीचिंग होता है तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो सब डाउनवर्ड फिल्ट्रेट कर जाता है और सॉइल के A2 लेयर से निकल करके B2 लेयर में चला जाएगा। तो जो टॉप सॉइल लेयर होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे में चलते हैं, द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर हाई है, मॉइस्चर हाई है, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ बहुत ही हाई होगा। और बैक्टीरिया क्या करती है कि सारे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर जाती है, उसको कंज्यूम कर जाती है। तो ऑर्गेनिक मैटर प्राप्त नहीं होता है सॉइल के अंदर में। तो ये क्वेश्चन, सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली, ये सही स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब बहुत ही टिपिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सॉइल ज्योग्राफी से है। इसको इन्वायरमेंट में नहीं पढ़ाया जाता है और आपको भी पता होगा कि बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है। ऑप्शनल वाले इस पेपर को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा 5-7 क्वेश्चन का तो उनको निश्चित रूप से एडवांटेज मिल चुका होगा, और 5 क्वेश्चन तो बहुत मैटर करता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर दैन विंटर। नहीं भाई, विंटर में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि जो लैंड है वो अपना री रेडिएशन से एनर्जी लॉस करता है और लैंड बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जबकि जो वाटर है उसका टेम्परेचर लगभग वही रहता है। तो कॉन्ट्रास्ट विंटर में ज़्यादा आएगा, न कि समर में। फिर यहाँ पर देखिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ लैंड। बिल्कुल सही है। वाटर का स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। तो ऑब्वियसली पानी का मान लो एक हमने यहाँ पे पानी का एक टैंक रख दिया, तो जो एनर्जी वेव्स आएगा वो ज़्यादा डीप इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा। जबकि लैंड में क्या होता है कि सेम एनर्जी ऊपर के लेयर में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है इंसुलेशन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिस्मोग्राफ पी वेव्स पे आया हुआ है, इसको भी साइंस टेक वाले हड़पने की कोशिश कर रहे थे, हम भी भिड़ गए। हम बोले कि ना भाई, ये तो टिपिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है यार, कम से कम सिस्मोग्राफ तो छोड़ दो। तो ये सिस्मोग्राफ पी एन एस वेव्स तो बिल्कुल हमारे नोट्स में आपको मिलेगा, किसी के भी नोट्स में मिलेगा, इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ है ही नहीं। पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर दैन, पी वेव का जो वेलोसिटी है वो अराउंड 11 किलोमीटर्स पर आवर है, पर सेकेंड है, सॉरी। और एस वेव होता है जो लेस देन हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पी वेव है, यानी लगभग 5 होता है। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। पी वेव्स में इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, बिल्कुल सही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। whereas in the S wave particles vibrate up to the right angle to the direction of wave, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। इसमें बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं। NCERT में भी है ये, शायद NCERT से पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। विथ रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नन ऑफ देम यूजेज सी वाटर। अरे भाई, मुंड्रा वाला तो इट यूजेज सी वाटर, तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना। ये मुंड्रा पोर्ट है ना गुजरात में। नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में तो है ही, इंडिया का तो लगभग मुझे लगता है 60% जो थर्मल प्लांट है वो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, क्योंकि जहाँ वाटर होगा, रिवर होगा, वहाँ तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बनता है। तो ये स्टेटमेंट वैसे ही बिल्कुल गलत दिख रहा है मुझे तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। लेकिन क्या कमाल का है इस बार की एलिमिनेशन नहीं कर पाओगे, दो भी अगर आप सही कर चुके हो और तीसरा आपको नहीं पता है, तब भी आप फंस गए। यूपीएससी को सैल्यूट तो करना ही पड़ेगा। नन ऑफ देम इज़ प्राइवेटली ओन्ड, सेवरल ऑफ देम आर बीइंग प्राइवेटली ओन्ड। अब क्या अपने अडानी साहब ही ओन करते हैं भाई, तो ये तो इसका आंसर नन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आपको अपना आईक्यू का भी बहुत प्रयोग करना है, न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ आईक्यू का भी प्रयोग करना है। आपको ये समझना है कि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली किसी पुस्तक से या किसी कोचिंग मटेरियल से नहीं आ रहा है। बहुत ही एक विषय के कोर को समझना, उसके मूल भाव को समझना, उसमें लर्निंग प्रॉपर होना, और उसके बाद फिर करंट अफेयर्स और आपका फिर वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू द क्वेश्चन, जिसको प्रत्युत्पन्नमतित्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, ये क्या है? हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन? भाई कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन एयर में ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम उसको कैसे उस कार्बन को वापस डिपॉजिट करें? तो इसका एक नेचुरल तरीका होता है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल पंपिंग, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। लेकिन जो ह्यूमन मेड, ह्यूमन एफर्ट से जो होना है, कार्बन के लेवल को सही रखना है, जो हम लोग देख रहे हैं ना 33 टाइम्स इंक्रीज लगभग हो गया है कार्बन के कॉन्सेंट्रेशन में, उसको सही करना है। तो उसके लिए क्या क्या है, ये मेथड्स उसका लिखा हुआ है कार्बन कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन का। स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, सही है। ये बेसाल्ट एब्जॉर्ब करता है कार्बन को, तो उसको अगर हम फैला देंगे, अगर उसका जो पाउडर करके उसको हम फैलाएंगे तो कैप्चर करेगा। इंक्रीजिंग द एल्कलिनिटी ऑफ द ओशियन, अब चूँकि CO2 की मात्रा बढ़ रही है, क्या हो रहा है ना कि ओशियन के बेसिन पे जो ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट है वो ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, कुछ है थर्मो अलाइन सर्कुलेशन में परिवर्तन हो गया। अब ये डीप कोर ज्योग्राफी का विषय हो जाता है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो बायोलॉजिकल पंपिंग होता है उसका उल्टा हो रहा है। जो ओशियन कार्बन सिंक होती है वो ऑक्सीजन CO2 को लेकर के, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक CO2 को लेते हैं, अपने बॉडी का निर्माण करते हैं, मरने के बाद बॉटम पे चले जाते हैं। अभी उल्टा हो रहा है, अब नीचे से जो कार्बन है वो ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आने के बाद वो O2 से, ऑक्सीजन से वो केमिकली बॉन्ड बनाएगा और उसके बाद रिएक्ट करने के बाद CO2 बना रहा है, तो CO2 की मात्रा बढ़ रही है। अब CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या होगा कि एसिडिक कैरेक्टर बन रहा है, तो हम लोग अगर एल्कलिनिटी को बढ़ाएंगे लाइम्स के साथ तो ओशियन की एसिडिटी में कमी आएगी। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, ये भी सही है बिल्कुल। कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू अबंडेंट सबटेरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, ये भी बिल्कुल सही है। इस पर शायद मैंने पहले भी आपको कुछ बता दिया है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, और ज्योग्राफी का बोलबाला कितना है इस बार वो आप अच्छे से समझ लो। Which one of the following countries has been suffering from decades of civil strife and food shortage and was in news in the recent past for its very severe famine? Famine हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी में टॉपिक है, इसलिए famine, ये टॉपिक famine से रिलेटेड है, और famine के केस स्टडीज़ में सोमालिया नंबर 1 पे चलता है। सोमालिया के क्लाइमेट पर मैंने मॉनसून में पढ़ाया हुआ है, GS क्लास में पढ़ाया हुआ है कि कैसे मॉनसून में यहाँ पर विंड्स ऑफशोर हो जाता है तो सोमालिया बिल्कुल ड्राई है, और समर में भी सोमालिया में रेन नहीं होता है। तो ये फैमिन स्ट्रिकन एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। स्विट्जरलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अरे भाई माइनिंग तो यहाँ होता नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द मतलब among 3, 4, 5, ये सही स्टेटमेंट है। स्विट्जरलैंड हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड, ये गलत है भाई। सेकेंड लार्जेस्ट कहाँ से होगा, ये 10th पोजीशन पे है स्विट्जरलैंड। USA में सबसे ज़्यादा है, जर्मनी में है, USSR में था, तो ये डेटा सही नहीं है। मिनरल्स पे क्वेश्चन है टिपिकली ज्योग्राफी का, इसका आंसर वही होगा। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, ये तो वार जोन से क्वेश्चन आया हुआ है, और नॉर्थ क्यू यानी तूरी में कहाँ कहाँ वार। देखो ये आर्मेनिया और अज़रबैजान, हालांकि दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, बड़ी अच्छी खबर आई थी कुछ दिन पहले, लेकिन इन दोनों के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर में, तो मैंने कई बार बताया था लोगों को कि
वार जोन से या जोन ऑफ कॉन्फ्रंटेशन से मैपिंग ज़रूर करिए। ये इंसर्जेंसी से क्वेश्चन है, टेररिज्म से क्वेश्चन है, डिस्प्यूट बिटवीन इज़राइल एंड, तो ये इसमें जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें कीवू अर्मीनिया ये तो गलत हो गया, नगोर्नो काराबाख मोजाम्बिक में ये भी गलत हो गया, तो ये तीनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैपिंग की महत्ता को समझिए आप। अब ये देखिए, ये है क्वेश्चन हमारा। डोनबास तो भाई यूक्रेन में है और डोनबास कल्चरल सेंटर होने के साथ साथ कोयले का बहुत बड़ा सेंटर है ये, तो एनसीईआरटी में है। काचिन में, अरे जहाँ भी चीन जैसा लगा रहे ना, समझ लो म्यांमार ही होगा। आनुचिन, काचिन, कुछ भी हो इस तरह का, तो जनरली साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाना होगा, वहाँ के लैंग्वेज को आप समझो। तो ये इथोपिया कैसे हो सकता है भाई, ये भी गलत लग रहा है मुझे तो। कंट्री वेयर इट इज़ लोकेटेड, डोनबास कहाँ से सीरिया में आ गया, काचिन इथोपिया में नहीं आ सकता है। और टाइग्रे है या नॉर्थ, बिल्कुल नहीं जी, ये तीनों गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ये अंतिम प्रश्न हो, क्योंकि हमें भी भूख लगी है, अब थक भी गए। इन द रिसेंट ईयर चाड, गिनी, माली, सूडान कॉट इन द इंटरनेशनल अटेंशन। अब ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा क्लास ऑफ सिविलाइजेशन के लाइन पे पड़ता है। तो आप देखो यहाँ पे जो ट्राइबलिज्म है, क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है, ये तीनों का ये कॉन्फ्लुएंस एरिया बनता है। वह सूडान भी इसमें सम्मिलित होगा, तो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन का ये पूरा जोन पड़ता है। तो यहाँ पे अक्सर आप देखोगे कि यहाँ पर कभी सिविल स्ट्राइक चल रहा है, तो कभी मिलिट्री कूप चल रहा है। और हालांकि इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है देखना, डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, ना जी ना, रेयर अर्थ एलिमेंट का कोई मतलब नहीं बनता। एस्टेब्लिश ऑफ चाइनीज़ मिलिट्री बेस चाइना ने बनाया है, लेकिन यहाँ नहीं बनाया है, इसके आगे बनाया है, तंजानिया में बनाया है, दार एस सलाम में बनाया है। तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, यहाँ फंसने की संभावना थी लोगों की, लेकिन ये भी नहीं है। नीचे दिख रहा है सक्सेसफुल कूप्स, तो यहाँ पर वही अनस्टेबल गवर्नेंस और मिलिट्री कूप का ये पूरा अड्डा है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सारे प्रश्न खत्म हो गए होंगे। और ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से आप देख सकते हो कि कम से कम 40 क्वेश्चंस आए हुए हैं, और 45 क्वेश्चंस लगभग ज्योग्राफी एनवायरनमेंट और थोड़ा बहुत मैपिंग का जो है ना वो कवर कर रहा है। और ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।